तो हेलो दोस्तों, हम लोग अरिस्टोटल को कंटिन्यू कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग अरिस्टोटल के जो कैटेगराइजेशन है नॉलेज का, जिस प्रकार अरस्तु नॉलेज को 3 भागों में बांटता है उसको देखेंगे। तो अरस्तु बेसिकली ज्ञान को 3 हिस्सों में बांटता है। एक तो थ्योरी, जिसे वो थ्योरिया कहता है, इसमें थिंकिंग आती है, ठीक है। दूसरा है पोएसिस, ये बेसिकली इसको प्रोडक्शन कहा जाता है, और ये मेकिंग है, जहाँ पर हम विचारों का निर्माण करते हैं। और अंत में आता है प्रैक्सिस। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। तो थिंकिंग एंड थ्योरी में हम लोग थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, दर्शन का निर्माण करते हैं और चीज़ों को सोच विचार कर करने का प्रयास करते हैं। पोइसिस में ये प्रोडक्टिव थिंकिंग है। तो यहाँ पर हम लोग नॉलेज का, ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। और प्रैक्टिस में हम लोग किसी भी नॉलेज को, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसको हम व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर थ्योरी को देखा जाए तो थ्योरी क्या है? फॉर एग्जाम्पल ना, मुझे रोटी बनानी है, तो ये मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग में कैसे बनानी है, किन किन टूल्स का उपयोग होगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ। लेकिन जब मैं रोटी बना लेता हूँ तो ये क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया, निर्माण हो गया। मैंने अपने विचारों को, जो कि मैं सोच रहा था कि मैं रोटी बनाऊंगा, तो अब मैं रोटी बना लिया, तो इसका निर्माण हो गया। लेकिन थर्ड जो स्टेज होती है नॉलेज की, वो होती है प्रोडक्शन। थर्ड नॉलेज जो होती है वो है प्रैक्सिस या प्रैक्टिकल, है ना। तो जब हम लोग रोटी खा लेते हैं, या अगर मैं रोटी खा लेता हूँ, तो ये व्यवहार में डालना हो गया, और ये हो गया थर्ड स्टेज ऑफ नॉलेज, जिसे प्रैक्टिस कहते हैं। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जिसे हम व्यवहार में डालने का प्रयास करते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं 3 प्रकार के नॉलेज को। तो पहला है, तो अरस्तु के अनुसार सभी प्रकार के ज्ञान उपयुक्त चतुस्तरीय कारक सिद्धांत के अनुसार खोजने चाहिए, है ना। ये जो हम लोगों ने पढ़ा था कल, तो ना, कि हर व्यक्ति का या हर वस्तु का कोई ना कोई, है ना, मटेरियल कॉज होता है, एफिशिएंट कॉज होता है ना, और फॉर्मल कॉज होता है और फाइनल कॉज होता है। तो अगर माँ के जो अंडाणु है और पिता के शुक्राणु, तो ये जो है ना मटेरियल कॉज होंगे, और जो पिता का जो शुक्राणु होंगे, ये एफिशिएंट कॉज होंगे, और जो प्राणी का जो स्वरूप बनेगा, ये क्या होगा? ये फॉर्मल कॉज होगा। और जब एक व्यक्ति अपने जन्म का लक्ष्य ढूंढ लेता है, तो वो एक फाइनल कॉज हो जाएगा किसी भी व्यक्ति के लिए। तो ये थोड़ा सा इसको एक बार और इसका रिवीजन हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि अरस्तु के अनुसार सभी प्रकार के ज्ञान उपयुक्त चतुस्तरीय कारण सिद्धांत के अनुसार खोजे जाने चाहिए। अरस्तु ने ज्ञान व मानव गतिविधियों की 3 श्रेणियां बताई हैं। पहली है सैद्धांतिक, फिर उत्पादक और व्यवहारिक। तो थ्योरिया, इसमें थिंकिंग या थ्योरी बिल्डिंग का काम किया जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान है ये, और इसमें सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। इसमें अंतिम सत्य यानी टेलोस की खोज की जाती है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है ना। हम लोग अपने दिमाग में गढ़ते रहते हैं, है ना। संचार के जो निर्माण है उसकी, है ना, उसका जो लक्ष्य क्या है उसको खोजा जाता है। फिर अंतिम सत्य की इसमें पता लगाया जाता है। और हम सैद्धांतिक ज्ञान को 3 तरह से हासिल कर सकते हैं। एक तो दर्शन के द्वारा, दूसरा है गणित के द्वारा, और तीसरा है भौतिकी के द्वारा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दर्शन, गणित और भौतिकी से हम किस प्रकार दार्शनिक ज्ञान को खोज सकते हैं, या थिंकिंग या सैद्धांतिक ज्ञान को खोज सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो सभी विषय हैं, जैसे भौतिकी हो गई, या गणित हो गया, या दर्शन हो गया, इनको निरपेक्ष ज्ञान पर आधारित विषय कहा जाता है। निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट नॉलेज पर, है ना। ऑब्जेक्टिव, जैसे भौतिकी में ऑब्जेक्टिव चीजों का अध्ययन होता है, गणित में भी ऑब्जेक्टिव चीजें रहती हैं, कोई मानने वाली चीज नहीं रहती कि ऐसा माना जाता है कि ऐसा। तो ये तीनों चीजें किसका निर्माण करती हैं? सैद्धांतिक ज्ञान का निर्माण करती हैं। तो दर्शन, इसमें धर्मशास्त्र या तत्व मीमांसा या ईश्वर मीमांसा आ जाती है, जिसे थियोलॉजी कहा जा सकता है। फिर गणित, और तीसरा है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। और इसे अरस्तु फर्स्ट फिलॉसफी कहता है, फिजिक्स को। क्यों? क्योंकि फिजिक्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। हमने यहाँ कोई विशेष थिंकिंग या बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन का काम नहीं रहता। ये फर्स्ट फिलॉसफी, जो मध्य युग में मेटाफिजिक्स कहलाई गई। फिर अरस्तु के शब्दों में प्रथम दर्शन जिसकी वह विवेचना करता है, वह है बीइंग का बीइंग। इस प्रकार इसमें वह सब सम्मिलित है
जिसे आज की अथवा मध्य युग की शब्दावली में थियोलॉजी कहा जाता है। एक प्रथम दर्शन के रूप में संसार की उत्पत्ति का पहला कारण ढूंढने वाला दर्शन साइंस ऑफ गॉड कहा जाता है। तो कुल मिला के दर्शन की जो पद्धति है नॉलेज गेन करने की, जो थ्योरी है या थ्योरिया है, जो नॉलेज गेन करने का एक मेथड है, उसमें 3 चीजें आती हैं। एक तो आप दर्शन से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या गणित से, या भौतिकी से, और इसे साइंस ऑफ गॉड कहा जाता है ना। बेसिकली मध्य युग में इसे थियोलॉजी कहा गया था। फिर पोएसिस आती है, ये प्रोडक्टिव नॉलेज है, मेकिंग है, ये यहाँ पर उत्पादन कार्य होता है। तो हमने रोटी के बारे में सोचा, लेकिन अब अगर हम रोटी का निर्माण कर लेंगे तो ये तो यहाँ पर ज्ञान का निर्माण होता है। और अलंकार शास्त्र यानी रेटोरिक्स और पोएटिक्स, इसके 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। प्रोडक्टिव नॉलेज किया, नॉलेज उत्पादन के, अलंकार शास्त्र यानी रेटोरिक्स और साहित्य। तो अलंकार शास्त्र या रेटोरिक में वाक कला, भाषण कला व तर्क कला का अध्ययन किया जाता है। तो किसी भी अलंकार शास्त्र में, रेटोरिक्स में वाक कला का, आप कैसे बोल पा रहे हैं, आप भाषण कला किस प्रकार दे रहे हैं, और आप तर्क कैसे कर पा रहे हैं। तो इसे एक रेटोरिकल ट्रायंगल के माध्यम से समझा जा सकता है। ये लोगोस, इथोस एंड पैथोस। तो लोगोस में जो श्रोता है या जो वक्ता है, वो श्रोताओं से तार्किक अपील करता है, लॉजिक के आधार पर करता है। तो कहा जाता है, जैसे मनमोहन सिंह थे अपने, तो वो बोलते कम थे, लेकिन जो बोलते थे तर्कपूर्ण चीजें बोलते थे। तो आज भी उनकी बातों का महत्व है, आज भी गौर से उनकी चीजों को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक के बेस पर बात करते थे। दूसरा है पैथोस। तो इसमें भावनात्मक अपील की जाती है ना, भावनात्मक अपील की जाती है। तो ऐसा कहा जाता है, जैसे मोदी जी हैं, तो कितने बड़े मतलब है ना वक्ता हैं, और वो चीजों को, है ना, जहां भी जाते हैं तो लोगों से जुड़ाव महसूस करते हैं कि मैं इस धरती का पुत्र हूँ, या मैं इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ, यहाँ से मेरा बचपन गुजरा है। मतलब लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों की भावनाओं से या बिलीफ से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये है कि आप जब भावना के आधार पर या भावनात्मक जुड़ाव से चीजों को जोड़ देते हैं, या आप इमोशनल जो आप अपील करते हैं, ये पैथोस में आती है। और लास्ट है इथोस। इसमें क्रेडिबिलिटी है ना, वक्ता की क्रेडिबिलिटी क्या है ना। आपने रीजन के आधार पर चीजों को बता भी दिया है, आपने भावनात्मक अपील भी कर दी, लेकिन आपने जो चीजें हैं उनको ग्राउंड पर अगर नहीं उतारा, आपने बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अगर अंतिम में उनका आप सही से उनकी परिणति नहीं हो पाई, तो लोग धीरे धीरे आप पर विश्वास खो देंगे, और इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है गिर जाएगी। तो हम लोग प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, प्रोडक्टिव नॉलेज, इसमें हम लोग उत्पादन ज्ञान का इसमें उपयोग किया जाता है, यहाँ पर ज्ञान का निर्माण होता है। यहाँ पर अब ज्ञान का निर्माण होगा। इसकी 2 शाखाएं हैं, रेटोरिक्स और पोएटिक्स। और जो वाक कला है या रेटोरिक है, अलंकार शास्त्र है, उसमें वाक कला, भाषण कला और तर्क कला आती है। और रेटोरिक ट्रायंगल हमने पढ़ा ही है। इसमें लोगोस है, जहाँ पर रीजन के आधार पर चीजों को डिस्कस किया जाता है। फिर पैथोस में आपकी भावनात्मक अपील होती है, और इथोस में वक्ता की जो विश्वसनीयता है वो मायने नजर रखती है। अब नेक्स्ट नॉलेज है या थर्ड कैटेगरी है प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल नॉलेज की। इसमें हम डूइंग, है ना, हम क्या कर रहे हैं उस पर बात की जाती है। ये व्यवहारिक नॉलेज है या प्रैक्टिकल नॉलेज कहा जाता है। तो जो प्रैक्टिस है, ये ज्ञान का सर्वोच्च प्रकार है या सर्वोच्च विज्ञान है। तो प्रैक्टिस का ज्ञान ही सर्वोच्च विज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के लिए नहीं बल्कि व्यवहार में ढालने के लिए होता है। तो प्रैक्टिस का प्रयोग आगे चल के हम लोग देखेंगे कि मार्क्स करता है, ग्रामसी करता है, एक जीन पाल सात्रे करके थिंकर है, वो भी करते हैं, फिर हना अरेंड करती हैं। तो मार्क्स प्रैक्टिस का उपयोग क्या करता है? मार्क्स एक स्टेटमेंट देता है कि अभी तक जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने केवल संसार में जो क्या चीजें हैं उसकी व्याख्या की है, केवल उन्होंने संसार की व्याख्या की है। लेकिन मैटर क्या है? मैटर ये है कि संसार को बदला कैसा जाए, है ना, संसार में बदलाव कैसे लाया जाए। तो ये है, ये एक्शन की बात करता है, एक्शन ओरिएंटेशन, है ना। इसमें झलक रहा है कि मार्क्स एक्शन की बात कर रहा है। तो इसीलिए जब हम लोग अपने जो हमने सिद्धांत सीखा है, हम चीजें सीखी हैं, उसको जब हम एक्शन में ला देते हैं, तब
चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसे ग्रामसी बोलता है, जीन पाल सार्त्रे भी वैसे बोलता है, और हन्ना अरेंट भी। आगे चल के हम देखेंगे कि एक्शन को ये बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी मानती हैं, सबसे विशेष एक्टिविटी मानती हैं। तो पढ़ेंगे आगे चल के। तो इसमें है ना प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल या व्यवहारिक ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इस ज्ञान में सिद्धांत या साध्य को व्यवहार में ढाला जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान को कार्य रूप दिया जाता है। इसमें नीति शास्त्र और राजनीति यानी पॉलिटिक्स आती है। तो प्रैक्टिस में क्या आता है? इथिक्स आता है और पॉलिटिक्स आता है। तो बेसिकली प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस क्या है कि अगर प्रैक्टिस की परिभाषा देखी जाए तो ये है कि बनाए हुए नियमों को व्यवहार में डालना। जब हम लोग बनाए हुए नियमों को व्यवहार में डालते हैं तो वो प्रैक्टिस है। हमने सिद्धांत निर्माण किया, है ना, सोचा समझा, और आपने जब उसको व्यवहार में डाला तो उसे प्रैक्टिस कहते हैं। तो प्रैक्टिस अगर बनाए हुए नियमों को व्यवहार में हम निजी क्षेत्र में डालते हैं तो उसे इथिक्स कहा जाता है। और यही जो बनाए हुए नियम हैं जिन्हें हम व्यवहार में सार्वजनिक क्षेत्र में अगर डाल दिए तो ये क्या कहलाएगा? ये पॉलिटिक्स कहलाएगा। और पॉलिटिक्स सबसे सर्वोच्च एक्टिविटी है। तो इसलिए इसमें जो है तो ज्ञान के लिए नहीं बल्कि व्यवहार के ढालने के लिए इसमें प्रयास किया जाता है। और हमने यहाँ पर छोड़ा था कि नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र इसके है ना इसमें इंक्लूडेड है। और अरस्तु राजनीति में सैनिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और औषधि विज्ञान शामिल करता है। फिर प्रैक्टिस की इस थ्योरी का अनुपालन कार्ल मार्क्स ने किया है। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध जो कृति है थीसिस ऑन फायरबाख, इसमें लिखता है कि दार्शनिकों ने केवल संसार की व्याख्या की है, आवश्यकता है इसे जलने की। प्रैक्टिस सर्वोच्च ज्ञान है, इसलिए अरस्तु राजनीति को परम से विज्ञान मानते हैं, यानी मास्टर साइंस मानता है। प्रैक्टिस सर्वोच्च विज्ञान क्यों है? क्योंकि साइंस में क्या होता है? हम चीजों को एक्शन में डालते हैं। तो प्रैक्टिस में भी तो यही बात हो रही है ना कि चीजों को एक्शन में डालो, है ना। आपने दर्शन सीख लिया लेकिन अब उसको आप एक्शन में डालो। तो इसलिए प्रैक्टिस सर्वोच्च ज्ञान है। और राजनीति विज्ञान में ही प्रैक्टिस का अध्ययन किया जाता है, इसलिए राजनीति विज्ञान क्या हुई? मास्टर साइंस हुई। जहां अन्य ज्ञान विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन को संवारने के साधन मात्र हैं, है ना। तो हम जैसे ऊपर पढ़ते हैं दर्शन शास्त्र पढ़ा, है ना, फिर हमने जो दर्शन शास्त्र पढ़ा या कि हमने जो भौतिकी पढ़ाया कि, है ना, हमने जो आगे शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरिया के अंतर्गत, ज्ञान के जो 3 प्रकार थे, थ्योरिया के अंतर्गत हमने दर्शन शास्त्र को पढ़ा, है ना, भौतिकी को पढ़ा। तो ये क्या है? ये हमारे जीवन को संवारने के काम आएंगे। आगे चल के हमने जो सेकंड जो नॉलेज था पोएसिस था, जिसमें प्रोडक्शन की ज्ञान निर्माण की बात की गई, तो वहां पर भी हमने देखा कि हमने अलंकार शास्त्र को सीखा था, है ना, वाक कला, है ना, और है ना विभिन्न प्रकार की लोगोस, पैथोस और इथोस पढ़ा था। तो ये सब क्या है? इतना सब कुछ आदमी दर्शन सीख लिया, लिटरेचर सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन इससे क्या होगा? इससे केवल और केवल आप अपने जो राजनीतिक जीवन है उसको संवारने के साधन मात्र है। सोच लो कि ये सब चीजें केवल राजनीतिक जीवन को संवारने मात्र है। वही राजनीति शास्त्र उसको परम साधन, अल्टीमेट एंड को निर्धारित करता है। तो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द अफेयर ऑफ सिटी स्टेट। ये क्या कहते हैं? ये कौन कहता है? अरिस्टोटल कहता है। तो जब हम लोग सिटी स्टेट के अफेयर में अपने आप को इंगेज करते हैं तब हम सच्चे नागरिक कहलाते हैं। और ये हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। नैतिकता और राजनीति जो अरस्तु के अनुसार व्यवहारिक विज्ञान के केंद्र हैं, ठीक है ना। तो थ्योरी होगी, थ्योरी से आप एक्शन की तरफ जाओगे और एक्शन का रिफ्लेक्शन होगा, और यही प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। अरस्तु ने पूर्व यूनानी परंपरा का सारा ज्ञान फिलॉसफी में ही समाहित, तो जो अरस्तु से पूर्व जो यूनानी परंपरा है वो सारा ज्ञान फिलॉसफी में ही समाहित मानती थी, पर अरस्तु ने ज्ञान विज्ञान का वर्गीकरण कर राजनीति को दर्शन से मुक्त कराने का कार्य किया है। राजनीति सद्गुण का विज्ञान है, इसी कारण इसकी कारणता यानी कॉजेशन और नॉलेज के सांचे में अरस्तु राजनीति का परीक्षण करता है। उसकी यह मानता है कि यह एक स्वामित्व की कला है। फिर साध्यों का
श्रेणी तंत्र यानी हायरार्की ऑफ एंड्स। तो सभी विषयों के पद सोपान में राजनीति विज्ञान सर्वोच्च है, वह सर्वोच्च साध्य है ना। तो राजनीति विज्ञान सभी जो साधन है, भौतिकी है या कि दर्शन शास्त्र है कि कोई भी है, उसमें राजनीति सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति चीजों को एक्शन में डालता है और इसलिए सभी विषयों के पद सोपान में राजनीति विज्ञान सबसे आगे है। तो चलिए दोस्तों, राज्य के बारे में पढ़ते हैं। क्या अरस्तु राज्य के बारे में क्या बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अरस्तु का राज्य सावयवी या ऑर्गेनिक स्टेट है, यानी अरस्तु का राज्य है ये एक जीव की तरह है जो फलता फूलता बढ़ता है और अपने चरम उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो एक ये ऐसा स्टेट है जो ऑर्गेनिक है ना, और ऑर्गेनिक है यानी कि एक जीव की तरह है और जो व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ये इस राज्य के अंग कहे जा सकते हैं। तो इसका निर्माण नहीं हुआ है बल्कि इसका विकास हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति होता है तो व्यक्ति से फैमिली बनती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता है, तो उसे अपनी जो भावनात्मक और सामाजिक जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए एक फैमिली की जरूरत होती है। तो इंडिविजुअल ने आपस में मिलकर एक फैमिली बनाई। फैमिली धीरे धीरे एक विलेज में तब्दील हो जाएगी, एक गांव बन जाएगी। और लेकिन विलेज एक ऐसी संस्था होगी जो फैमिली से बड़ी होगी और ये बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेगी, लेकिन विलेज भी पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहेगा और ये मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएगी। तो राज्य का निर्माण होगा और राज्य एक ऐसी संस्था होगी जो न केवल आत्मनिर्भर होगी बल्कि यहाँ पर व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो व्यक्ति यहाँ पर अपने सारे जो आवश्यकताएं हैं, जो कि सामाजिक और आर्थिक जो उसकी पूरी जो आवश्यकताएं हैं, राज्य में आके पूर्णतः पूरी हो जाती हैं। तो यही एक राज्य ऑर्गेनिक है, एक जीव की तरह है जिसके अपनी जो फलता फूलता बढ़ता है और इसके अंग कौन है? तो व्यक्ति इसके अंग कहे जा सकते हैं। उसका निर्माण नहीं, विकास हुआ है। यह एक प्राकृतिक संस्था। तो राज्य क्या अरिस्टोटल क्या कहता है कि जिस प्रकार पशु पक्षी जैसे फॉर एग्जाम्पल पक्षी है कोई, उसके लिए घोंसला बनाना एक प्राकृतिक क्रिया है ना। उनको कोई बताने नहीं आता है कि वो आर्टिफिशियली ऐसा नहीं करते हैं, एक प्राकृतिक क्रिया है ना। इसी प्रकार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। लोगों का स्वभाव है कि वो आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राज्य का निर्माण किया है। तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य प्राकृतिक एवं स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि वो एक ऐसे समुदाय में रहे जहां पर उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हों। हमने देखा है कि इंडिविजुअल से कैसे राज्य बना है। तो ये व्यक्ति की आवश्यकता है प्लस ये स्वाभाविक है। जिस प्रकार पशु पक्षी के लिए घोंसला बनाना या कि और जो चीजें करना स्वाभाविक है, इसलिए व्यक्ति के लिए भी स्वाभाविक है कि राज्य का निर्माण किया जाए। तो ये राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है। राज्य नैतिक संस्था भी है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति को नैतिक बनने के लिए प्रेरित करती है। तो पहले परिवार बना, फिर गांव और फिर राज्य बना। राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो राज्य का उद्देश्य क्या है? पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। हमने देखा था कि कैसे विलेज कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकता है, लेकिन व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए स्टेट का निर्माण किया जाता है। आत्मनिर्भरता चरम लक्ष्य भी है और परम कल्याण भी है। तो आत्मनिर्भर बनना यानी सेल्फ सफिशिएंट बनना ये अल्टीमेट गोल तो है ही, लेकिन ये परम कल्याण भी है। परम कल्याण क्यों है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बन गया, या आत्मनिर्भर बनना एक परम कल्याण है इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। हर व्यक्ति अपने आप में अपनी जो सारी आवश्यकताएं हैं सामाजिक और आर्थिक यहाँ पर आके पूरी कर लेगा। तो इससे क्या होगा? इससे परम कल्याण होगा। पुलिस इतना बड़ा होना चाहिए कि वह आत्मनिर्भरता की गारंटी दे सके और इतना छोटा होना चाहिए कि सुशासन को सुनिश्चित कर सके, है ना। तो सुशासन भी महत्वपूर्ण है ना। आज हमारे देश में जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो किस लिए? ओवर पॉपुलेशन, है ना। दिल्ली की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो अगर 1 करोड़ होगी तो वहाँ जनसंख्या 3 करोड़ रह रही है। इससे क्या होता है? इससे लूट खसोट, है ना,
कुशासन होता है, कुप्रबंधन होता है। आपने देखा होगा दिल्ली की स्थिति कि कैसे ना दिनों दिन या हफ्तों यहाँ वहाँ पर कचड़े पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा हो गया है कि सुशासन लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो राज्य या पुलिस का मतलब क्या है? नगर राज्य। तो ये इतना बड़ा होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता की गारंटी दे सके और इतना छोटा होना चाहिए कि सुशासन निश्चित हो सके। अरस्तू के आदर्श राज्य पर प्लेटो के साथ साथ फेलियस ऑफ चेल्सी डैम और हिप्पोडेम्स ऑफ मिल्टेस के विचारों का प्रभाव रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अरस्तू क्या कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था यानी नेचुरल इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि परिवार एवं ग्राम जिनसे राज्य बना है वो भी स्वाभाविक है। तो परिवार स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर स्वभाव है ना, एक व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो परिवार बनाना चाहता है ना। आप किसी व्यक्ति को 50 साल के लिए भी जंगल में रख दो, लेकिन फिर भी उसके अंदर परिवार बनाने की है ना, लोगों के संग में रहने की प्रवृत्ति कभी नहीं जाएगी। तो इसी है ना, व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि वो परिवार बनाए और परिवार धीरे धीरे कल्मिनेट कहाँ होगा? परिवार धीरे धीरे विलेज बनेगा। तो जैसे ये स्वाभाविक है वैसे स्टेट भी स्वाभाविक है ना। विलेज के बाद अल्टीमेटली क्या बनेगा? स्टेट ही बनेगा। इसलिए और अरस्तू कहता है कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। तो स्टेट एग्जिस्ट फॉर लाइफ एंड continues for the sake of good life. तो राज्य का जो अस्तित्व है जीवन के लिए है, हमारे जीवन के लिए है, लेकिन यह अच्छे जीवन के लिए यानी हम किस प्रकार से अपनी जो लाइफ है जहाँ पर हमारी सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, ऐसी लाइफ जीने के लिए हमें राज्य में ही रहना पड़ेगा और राज्य हमें इस प्रकार की लाइफ यानी गुड लाइफ देने के लिए हमेशा कंटिन्यू करता रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, पॉलिटिकल एनिमल है ना। जो समाज या राज्य से बाहर रहता है वह या तो पशु है या देवता। तो द वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज आइदर बीस्ट और गॉड, है ना। या जो व्यक्ति राज्य के बिना रह सकता है ना। क्यों? क्योंकि राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति राज्य के बिना रह रहा है तो इसका मतलब है कि वो गॉड है, या तो वो बीस्ट है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, या तो अपनी वो जरूरत है ना किसी भी तरीके से पूरी करवा लेगा, या तो गॉड है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जो कि सर्वज्ञानी है, सर्वंता है, तो उसके लिए तो ये सब चीजें मायने ही नहीं रखेंगी। तो इस प्रकार की मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, पॉलिटिकल एनिमल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य मनुष्य का पूर्वगामी यानी स्टेट इज प्रायर टू मैन। इसका कारण यह है कि संपूर्ण अंश से पूर्व आता है। तो ये कैसे कि स्टेट इज प्रायर टू मैन, ऐसा अरिस्टोटल क्यों बोलता है ना। हालांकि आगे चल के जो अरिस्टोटल है ये कहता है कि जो पुलिस है वो स्वाभाविक है, इसलिए व्यक्ति से पहले है ना। नगर राज्य स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? परिवार और गांव से हुआ है, जो कि स्वयं में स्वाभाविक है, हम लोग समझ चुके हैं। क्योंकि पुलिस स्वाभाविक है इसलिए व्यक्ति से पहले है। लेकिन अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए, अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें, हिस्टोरिकली देखें या क्रोनोलॉजिकली देखें, तो पहले कौन आया होगा? पहले राज्य थोड़ी आ गया होगा, पहले तो व्यक्ति आए होंगे ना। और व्यक्ति मिलके परिवार बना, परिवार से गांव बना और गांव से स्टेट बनता है। तो अगर ये क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ऐसा ही है। लेकिन अगर टिलोलॉजिकली देखा जाए, यानी हमने पहले पढ़ा था कि हर व्यक्ति का एक पर्पज होता है ना, हर व्यक्ति का एक टिलोस होता है, और राज्य का टिलोस क्या है ना? नैतिक जीवन देना और हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना। इसका क्या टिलोस है? राज्य का। तो अगर क्रोनोलॉजिकली तो स्टेट व्यक्ति पहले है स्टेट से, लेकिन पर्पज के है ना, जहां पर जो स्टेट का जो औचित्य है उस हिसाब से अगर देखा जाए तब स्टेट पहले आया होगा और व्यक्ति बाद में आए होंगे। तो ये है टिलोलॉजिकली अगर कारणता की दृष्टि से देखा जाए। इसका कारण यह है कि संपूर्ण आत्मनिर्भर होता है, यानी होल आत्मनिर्भर होता है। अतः राज्य आत्मनिर्भर है, जबकि व्यक्ति उस पर निर्भर अंग है, स्वयं आत्मनिर्भर नहीं। तो आपने
देखा होगा कि अगर जैसे हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर है तो एज अ इंडिविजुअल हमारे हाथ पैर और है ना, हाथ का या कि पैर का इंडिविजुअली कोई अस्तित्व नहीं है जब तक वो हमारे शरीर से जुड़ा नहीं है ना। अगर हमारा हाथ है या पैर है वो कट भी जाए तो हमारा शरीर जिंदा रहेगा, लेकिन शरीर से कटने के बाद हमारा हाथ या पैर जिंदा नहीं रह सकता है। इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति राज्य से कट गया ना, राज्य से हट गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। राज्य तो जिंदा रह लेगा है ना, हम हमारे एक हाथ कट जाए एक पैर कट जाए तब भी हम तो जिंदा रह लेते हैं, लेकिन अंग थोड़ी जिंदा रह पाएगा। तो अंग क्या है, अंग इंडिविजुअल है, और अगर वह राज्य से कट गया तो वह जिंदा नहीं रह पाएगा। और आत्मनिर्भर तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो स्टेट पर निर्भर है। हमारे जो अंग है, हाथ है पैर है, ये हमारे शरीर पर निर्भर है ना। अगर ये शरीर से कट गया तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो यही बात कही जा रही है। फिर एक बात और है, अगर यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट है कि राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर जैसे खड़े रहते हैं और आप कोई वाहन आता हुआ सामने से देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो सबसे पहले क्या दिखता है? ऐसा आपको कार मोटी मोटी कार दिखती होगी, फिर जैसे जैसे वो नजदीक आती होगी आपको उसका पहिया दिखता होगा, उसके शीशे कांच सब कुछ दिखता होगा, लेकिन पहले क्या दिखता है? पहले कार दिखती है। इसी प्रकार स्टेट, सबसे पहले स्टेट दिखेगा, फिर स्टेट के बाद जब और हम अंदर घुसेंगे तब हमको इंडिविजुअल दिखेंगे, है ना, उसके हाथ पैर जो कि हम इंडिविजुअल है वो दिखेगा। तो इस प्रकार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, इस हिसाब से। तो जो कारणता या उद्देश्य परकता का तात्पर्य है कि विकास की दिशा पूर्व निर्धारित उद्देश्य की ओर होती है। विकास की दिशा पूर्व निर्धारित उद्देश्य की ओर होती है। प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, संस्था का उद्देश्य होता है, अपने सर्वोच्च साध्य की ओर अग्रसर होना उसका उद्देश्य होता है। मानव का सर्वोच्च आदर्श क्या है? मानव का सर्वोच्च आदर्श है राज्य, इसलिए सर्वोच्च स्वरूप राज्य पहले आता है। मानव का सर्वोच्च स्वरूप क्या है? राज्य है, इसलिए राज्य पहले दिखाई देता है, फिर इंडिविजुअल दिखाई देते हैं। राज्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर संस्था है, यानी यह व्यक्ति पर नहीं बल्कि व्यक्ति इस पर निर्भर है ना। वही बात कि हमारे अंग अगर कट भी जाएं तो हम जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर हम नहीं रहेंगे तो अंग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए अंग हम पर निर्भर है, ना कि हम अंग पर निर्भर है। इसी प्रकार राज्य आत्मनिर्भर है और इंडिविजुअल है उस पर निर्भर है। फिर अरिस्टोटल जो है तो एक और राज्य की परिभाषा देता है कि यह राज्य साहचर्यों का साहचर्य है, यानी एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, यानी ये सुप्रीम एसोसिएशन है। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा जब हम लोग आगे प्लूरलिस्ट थिंकर्स को पढ़ेंगे राज्य के विषय में, तो वहां पर भी ये आता है। हाँ, तो अभी तो इसको पढ़ते हैं अरिस्टोटल को। तो राज्य साहचर्यों का साहचर्य यानी एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन क्या होता है ना? फॉर एग्जाम्पल फैमिली एक एसोसिएशन है ना। कोई इकोनॉमिक संगठन हो गया, जैसे मान लो भारत में देखा जाए कि विश्व में देखा जाए वर्ल्ड बैंक, या कोई सामाजिक एसोसिएशन हो सकता है ना, कोई कास्ट एसोसिएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो राज्य है, राज्य, तो फॉर एग्जाम्पल अगर धर्म में देखा जाए, चर्च को ले लिया जाए तो चर्च भी एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन चर्च का है ना, इसका जुरिसडिक्शन क्या होगा? ये केवल और केवल धार्मिक मामलों को देखेगी। जो फैमिली वाले इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली मैटर देखेंगे, कास्ट वाले हैं या कि जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वो अपने अपने क्षेत्र को देखेंगे। लेकिन राज्य ऐसी संस्था है जो सभी पर नियंत्रण रखती है या सभी को देखने का काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि राज्य एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है, यानी साहचर्यों का भी साहचर्य, सुप्रीम एसोसिएशन है, सुप्रीम एसोसिएशन है जो सब पर नजर रखता है। इसकी नजर न केवल इकोनॉमिक संगठन, चर्च, धर्म, कहीं हर जगह है, इसलिए ये सुप्रीम एसोसिएशन। फिर पॉलिटिक्स के तीसरे खंड में प्लेटो कहता है कि जो राज्य है ये एसोसिएशन ऑफ फ्री मैन है, यानी स्वतंत्र लोगों का साहचर्य। क्यों? क्योंकि जो अरिस्टोटल है, आगे हम चल के देखेंगे, सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट देता है उसमें वो है ना, जो स्लेव्स हैं उनको सिटीजनशिप से बाहर कर देता है। तो अगर नगर राज्य के जो सिटीजन रहेंगे वो फ्री मैन ही रहेंगे। आगे चल के और देखेंगे कि फ्री मैन का क्या मतलब है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये फ्री मैन का एसोसिएशन है जो लोग की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं वही फ्री मैन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास संपत्ति होगी, उनके पास दास होंगे, उनके पास लेजर टाइम होगा यानी एक्स्ट्रा टाइम होगा, जिसके माध्यम से वह
तर्क कर सकते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। राज्य को इतना महत्वपूर्ण मानने के कारण ही इसका अध्ययन करने वाले राजनीति विज्ञान को अरस्तु मास्टर साइंस कहता है ना? क्यों? क्योंकि राज्य सुप्रीम एसोसिएशन है, सुप्रीम एसोसिएशन, और राज्य सुप्रीम एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है, सुप्रीम एसोसिएशन है, और इसका अध्ययन कौन करता है? राज्य का। राज्य सुप्रीम एसोसिएशन है, लेकिन राज्य का अध्ययन कौन करता है? राज्य का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस करती है ना। तो अब पॉलिटिकल साइंस मास्टर साइंस हुई कि नहीं हुई, है ना? यानी आप मतलब जनरली भी देख लीजिए, हर चीज के केंद्र में आप पॉलिटिक्स को पाएंगे। पॉलिटिक्स से भी इकोनॉमी है, आप देखा होगा पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना। फिर पॉलिटिक्स से ही ज्योग्राफी इंडिकेट होती है, या कि आपका जो सोशल जो चीजें होती हैं, हर चीज पॉलिटिक्स ही है, और हर चीज का आधार स्टेट है। स्टेट से ही हर चीजें नियंत्रित होती हैं और संचालित होती हैं, इसलिए ये मास्टर साइंस। राज्य का, अरस्तु का राज्य कानूनी राज्य है, यह व्यक्ति नहीं कानून में शासित है, यानी रूल ऑफ लॉ है ना। जो कि प्लेटो क्या कहता है कि ये फिलासफर किंग का रूल होगा, लेकिन ये व्यक्ति का शासन नहीं है अरस्तु का राज्य, यहाँ पर कानून का राज होगा बाकायदा। फिर प्लेटो राज्य में 3 वर्ग बताता है, प्लेटो को हमने देखा था कि 3 वर्ग बताता है, संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। लेकिन जो अरस्तु है ये 6 वर्ग बताता है, कृषक, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशाली, पुरोहित और शासक। फिर पॉलिटिक्स में अरस्तु पोलिस यानी नगर राज्य के निम्न प्रयोजन भी बताता है। पहला है कि जो पोलिस है ये मनुष्य की नैतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये दोनों आवश्यकताएं एक दूसरे से संबंधित एवं अंतर्निर्भर हैं। तो व्यक्ति नैतिक यानी अपना यूडोमोनिया कब अचीव करेगा? जब वो राज्य में रहेगा। तो व्यक्ति राज्य में ही व्यक्ति नैतिक जीवन जी सकता है, वो पॉलिटिक्स में अपना इंटरफियर कर सकता है या पार्टिसिपेशन कर सकता है, और आर्थिक आवश्यकताएं तो राज्य में ही पूरी होंगी। फिर ये मनुष्य को शिक्षा देने का भी कार्य करता है, और शिक्षा से ही व्यक्ति पूर्ण होता है। और जो अरस्तु है उसके अनुसार मनुष्य जब पूर्ण हो जाता है तो वह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हो जाता है, लेकिन जब वह कानून और न्याय से अलग हो जाता है तो वह सबसे बुरा हो जाता है। एक व्यक्ति अगर न्याय से अलग हो गया है, कानून से अलग हो गया है, कौन होगा? वो अपराधी न होगा तो सबसे बुरा न हो जाएगा ना, वो तो फिर खलनायक बन जाएगा। जिसके अंदर शिक्षा होगी, जो न्याय से जुड़ा रहेगा, कानून से जुड़ा रहेगा, वो परफेक्ट होगा, वो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होगा, वो नायक कहलाएगा। फिर ये नैतिक भलाई की सामाजिक पूर्व शर्त प्रदान करता है। इस प्राकृतिक समुदाय में मानव साझा हितों में खुशी तलाशते हैं, ये भी है। अब राज्य के स्वरूप देख लेते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मात्र जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सदजीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। हम लोगों ने पीछे इसको पढ़ चुका है कि स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ बट कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। कि ये जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो पैदा होता है स्टेट, जो कि सुप्रीम एसोसिएशन है, लेकिन हमारे नैतिक जीवन को हमेशा वो कंटिन्यू रहे और हम उसी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और नैतिक जीवन जीते रहें, उसके लिए वो कंटिन्यू करता रहता है। अर्थात राज्य का अस्तित्व उदात्त कार्यों के लिए हुआ है, यानी परोपकार के कार्य करने के लिए हुआ है ना, अच्छे कार्य करने के लिए हुआ है, मात्र सहचार्य के लिए नहीं। केवल एसोसिएशन बनाने के लिए राज्य का निर्माण नहीं हुआ है कि चलो फैमिली के बाद दूसरा एसोसिएशन बना लिया जाए, नहीं। राज्य का निर्माण उदात्त कार्यों के लिए हुआ है, नैतिक कार्यों के लिए हुआ है। फिर हम जो आगे मतलब जो हमने पढ़ा भी था प्लेटो में कि जो सोफिस्ट थे ये राज्य को क्या मानते थे? ये राज्य को पीड़ा मानते थे। बेसिकली ये राज्य को सुविचारित आविष्कार कहते हैं, राज्य को आर्टिफिशियल कहते हैं, और उनको कहना था कि राज्य का निर्माण मनुष्यों के द्वारा हुआ, और इसलिए व्यक्ति को सबसे इंडिविजुअल को सबसे हाई पेडेस्टल पे रखते थे, सबसे सर्वोच्च मानते थे। उनका मानना था कि अगर राज्य को खत्म करने से व्यक्ति के हित सधते हैं तो मनुष्य राज्य के हित को भी, है ना, राज्य को भी खत्म कर सकता है। माइट इज राइट हमने पढ़ा था, है ना, माइट इज राइट की जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये कुछ ऐसा बताते हैं। तो सोफिस्ट क्या बोलते हैं कि ये जो राज्य है पिंजरे के समान है ना, जो कि मनुष्यों द्वारा बनाया गया है और एक सुविचारित आविष्कार है जिसे मनुष्यों के ऊपर थोप दिया गया है। जबकि प्लेटो और अरिस्टोटल मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति मानते हैं राज्य को, अर्थात यह पिंजड़ा नहीं नीड़ की तरह है जो पक्षियों को जीवन देता है। मनुष्य चूंकि आत्मनिर्भर नहीं है, अतः वह
थोड़ी बहुत आत्मनिर्भर संस्था परिवार बनाता है, फिर पूर्ण आत्मनिर्भर संस्था राज्य पैदा होती है। तो मनुष्य से परिवार बना, परिवार से विलेज बना, विलेज से राज्य बना। मनुष्य पशुओं से केवल इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास बुद्धि एवं तर्क क्षमता है। तो अगर मनुष्य और पशु, मानव और पशु में अंतर किया जाए तो क्या है? एक पशु सोचता नहीं, उसके पास तर्क नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, वो कुछ भी कर सकता है ना। वो मान लो शेर है तो वो एक मनुष्य को खा सकता है, किसी को भी खा सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, तर्क नहीं है, उसे पाप धर्म अधर्म इस चीज का पता ही नहीं। लेकिन मनुष्य को पास बुद्धि होती है, तर्क होती है। तो यही अंतर होता है एक मनुष्य और पशु में। इस तर्कशीलता का विकास राजनीतिक कार्यकलापों में होता है। इन राजनीतिक कार्यकलापों से राज्य बनता है। अरस्तु के अनुसार राजनीतिक जीवन की 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी? मनुष्य राज्य के जिन नियमों से शासित होते हैं उनके बारे में तर्क करें। जिन नियमों से शासित होते हैं, यानी जो लॉज बनाए गए हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, ये बनाया गया है ना? तो इसको है ना, हर व्यक्ति, भारत में रहने वाला हर बासिंदा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं संचालित होता है। लेकिन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा तर्क करता रहे कि क्या भारत का संविधान वर्तमान में है ना, अभी भी भारत के संविधान को अभी भी क्या वो प्रासंगिक है? हमेशा तर्क करते रहना चाहिए एक व्यक्ति को, है ना। कोई कानून पारित किया गया है जो, है ना, अभी जैसे मान लो बहुत सारे कानून पारित होते हैं, तो व्यक्ति को हमेशा तर्क करना चाहिए, क्या ये कानून सही बना है ना, जिस कानून से हम लोग शासित हो रहे हैं, क्या ये कानून सही है ना, नहीं है तो कैसा है, मतलब तर्क हमेशा करते रहना चाहिए। शासक भी अपने आदेशों को तर्क के आधार पर उचित सिद्ध करे। अब शासक की भी जिम्मेदारी है ना, है ना, प्रजा की तो है ही, है ना, लोगों की तो है ही, कि जिन कानूनों से शासित हो रहे हैं उनका वो तर्कपूर्ण, उसका समालोचनात्मक यानी क्रिटिकल इवेल्युएशन करें। लेकिन शासक को भी तर्क के आधार पर उचित निर्णय लेना चाहिए, है ना। अगर फार्मूला लाने हैं तो किसानों की जितनी जिम्मेदारी है या कि एक आम नागरिक की जितनी जिम्मेदारी है तर्कपूर्ण उसका आलोचनात्मक अध्ययन करें, उतनी राज्य की भी जिम्मेदारी है कि उनको लागू करने से पूर्व तर्क करे कि इससे क्या हानि हो सकती है, इससे क्या लाभ होगा। प्रजा को मनाया जाए ना कि डराया जाए। तो कृषि कानून वापस लिए गए तो क्यों लिए गए? इसी मानसिकता से लिए गए कि प्रजा को डराना नहीं है, प्रजा को मनाना है, प्रजा के हित में काम करना है, ना कि अपने हित में काम करना है, या जिसमें प्रजा का हित ही नहीं है तो उस काम को करने से क्या मतलब, ये बात भी है ना। तो आप अगर तर्क के माध्यम से सिद्ध ही नहीं कर पा रहे हो कि फॉर्मूला सही है या नहीं है, थे नहीं थे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप तर्क के माध्यम से सिद्ध ही नहीं कर पा रहे हो, लोगों को यकीन ही नहीं दिलवा पा रहे हो, तो फिर उन कानूनों का मतलब ही क्या रह जाता है? भाभी वापस ले लो। जब प्रजा ही नहीं खुश है, किसान ही नहीं खुश हैं, जिनके लिए तुम कानून लाए हो वही नहीं खुश हैं, तो क्या मतलब कानून लाने का? वापस करो। तो यही है कि प्रजा को मनाया जाए ना कि डराया जाए। राज्य का मुख्य ध्येय है मनुष्यों को सच्चरित एवं सद्गुणी बनाना, है ना। तो व्यक्तियों को सच्चरित और सद्गुण बनाना राज्य का मुख्य उद्देश्य है। राज्य अन्य सब सहचारियों यानी एसोसिएशन का साध्य है, अंतिम उद्देश्य है ना। राज्य अंतिम उद्देश्य है सभी सहचारियों का, चाहे वो इकोनॉमिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो आर्थिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, सभी का जो साध्य है, एंड है, अंतिम गोल है, राज्य में होकर हो जाता है, क्योंकि यह उन्हें अपूर्ण जीवन से पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। तेवान के अनुसार अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा अच्छा राज्य यानी उप आदर्श राज्य रहा है। तो दलाज में वो अपना सेकंड बेस्ट स्टेट खोजता है, कौन? प्लेटो। और दलाज यानी रूल ऑफ लॉ वाला स्टेट, ये प्लेटो अरिस्टोटल का प्रथम, यानी ये प्लेटो का आदर्श राज्य है। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का एक बार सारांश देख लेते हैं। तो राज्य का उद्भव कहाँ से हुआ है? सोफिस्ट और जो सामाजिक समझौतावादी हैं, आगे चलकर हम लोग हाउस लॉक और रूसो के बारे में पढ़ेंगे, तो वो राज्य को आर्टिफिशियल मानते हैं। उनका मत है कि राज्य मनुष्य द्वारा बनाई गई एक संस्था है ना, राज्य स्वाभाविक नहीं है। जबकि अरस्तु हैं, ये राज्य को कृत्रिम नहीं मानते हैं, आर्टिफिशियल नहीं मानते, बल्कि प्राकृतिक मानते हैं, स्वाभाविक मानते हैं और नैसर्गिक मानते हैं, है ना। पहले परिवार बना, फिर ग्राम बने, फिर राज्य बना। जहाँ प्लेटो राज्य को व्यक्ति का विराट रूप मानता है, वहीं अरस्तु परिवार का विराट रूप मानता है। तो प्लेटो क्या कहता है? स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी स्टेट मनुष्य का ही
या व्यक्तियों का ही बृहद रूप है। तो जैसा कैरेक्टर, जैसा ना बर्ताव व्यक्तियों का होगा, आगे चलकर वही जो परिणति है स्टेट में होगी। तो है ना, वो आगे प्लेटो कहता है कि जो एक है ना राज्य है, उसका चरित्र ओक या सहतूत से नहीं मिलकर बनता है, बल्कि वहां पर रहने वाले लोगों के चरित्रों से बनता है। तो इस प्रकार स्टेट या इंडिविजुअल का जो है ना चरित्र होगा, वो स्टेट का होगा। तो ये प्लेटो है बेसिकली इंडिविजुअल का ही बृहद रूप किसको मानता है? राज्य को। जबकि प्लेटो क्या, जो कि अरिस्टोटल परिवार का बृहद रूप मानता है किसको? राज्य को। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। और अरस्तु राज्य को काइनोनिया कहता है, काइनोनिया कहता है, अर्थात ऐसा समुदाय मानता है जिसके बिना जीवन संभव नहीं। फिर राज्य सर्वोच्च समुदाय है, सुप्रीम एसोसिएशन है। हमने पढ़ा ही है कि एसोसिएशंस ऑफ एसोसिएशन है, यानी सुप्रीम एसोसिएशन है। राज्य व्यक्ति से पहले है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। किस प्रकार कि राज्य व्यक्ति से पहले है, यानी कि पहले राज्य आया। राज्य क्यों आया? क्यों? क्योंकि राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य है नैतिक जीवन देना। और हम नैतिक जीवन कब जिएंगे? जब राज्य होगा। तो इसलिए जब राज्य आएगा तब ना हम लोग नैतिक जीवन जिएंगे। तो यही बात है। टीलोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली तो अगर देखा जाए तो है ना, पहले इंडिविजुअल आए होंगे, फिर स्टेट आया होगा। लेकिन अगर टीलोलॉजिकली देखा जाए, उद्देश्य परकता के रूप में देखा जाए, तो जो स्टेट है वो इंडिविजुअल से प्रायर है। ऐतिहासिक दृष्टि से यही बात है। फिर राज्य अंतिम व पूर्ण संस्था है, यानी फाइनल एंड परफेक्ट फॉर्म है। इसके बाद अब कुछ नहीं बनेगा। तो ये है। फिर राज्य स्वावयवी है, जैविक जीव है, यानी ऑर्गेनिक है, यानी एक जीव की तरह है। व्यक्ति अंगों के तुल्य है जो जीव पर निर्भर है। यही बात जो हमने बताई है कि राज्य एक जीव के तुल्य है जो फलता फूलता और बढ़ता है, और उसके अंग क्या है? व्यक्ति है, उसके अंग। राज्य एक सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ रिलायंट ऑर्गेनाइजेशन है। राज्य का उद्देश्य है, राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है, ना कि जीवन के लिए। एरिस्टोटल बोलता है। अरस्तु के लिए व्यक्ति का उद्देश्य खुशी होती है, जबकि राज्य का उद्देश्य आत्मनिर्भरता है। तो अरस्तु के लिए जो व्यक्ति का उद्देश्य है, यानी जो यूडेमोनिया है, यूडेमोनिया नहीं समझ में आ रहा तो पिछला लेक्चर देखिए ना। यूडेमोनिया है, यानी सर्वोच्च जो गोल है वो क्या है? खुशी प्राप्त करना, हैप्पीनेस। ये किसका है? व्यक्ति का यूडेमोनिया है। लेकिन स्टेट का अंतिम उद्देश्य या स्टेट का टिलोस क्या है? आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ सफिशिएंसी गेन करना। फिर अरस्तु का एक स्टेटमेंट है कि राज्य का हित व व्यक्ति का हित अविभाज्य है, यानी इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इज अनडिवाइडेबल। यानी राज्य के हित से ही स्टेट का, व्यक्ति का हित जुड़ा हुआ है। युद्ध का विरोध करता है अरिस्टोटल। तो इसके अनुसार राजमर्मज्ञ का उद्देश्य, राजमर्मज्ञ का यानी स्टेट्समैन का उद्देश्य दिग्विजयी होना नहीं है। मनुष्यों को काम करने व लड़ाई करने में समर्थ तो होना चाहिए, पर आराम, अवकाश व शांति अधिक श्रेष्ठ कर है। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है कि युद्ध होना चाहिए शांति की खातिर व काम होना चाहिए आराम की खातिर। युद्ध होना चाहिए शांति की खातिर और काम होना चाहिए आराम की खातिर। तो ये अवकाश कार्य से श्रेष्ठ है, इसको देख लेते हैं, और इसी से इसका इस लाइन का अर्थ आपको समझ में आएगा जब हम लोग इसको समझ लेंगे। तो अवकाश कार्य से श्रेष्ठ है, ये अरस्तु बोलता है। युद्ध का ध्येय शांति है, श्रम का ध्येय अवकाश है। कार्य अवकाश दोनों आवश्यक है, परंतु अवकाश कार्य से श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों कि कार्य अवकाश कार्य से श्रेष्ठ है। इसको देखते हैं कि अरस्तु द्वारा अवकाश के आधार पर दासता की औचित्यता सिद्ध की गई है। नागरिकता की अवधारणा, सर्वोत्तम जीवन पद्धति, सद्गुणों के विकास एवं राजनीतिक जीवन का आधार बिंदु अवकाश ही है। नागरिक वह होगा जो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी करेगा। भागीदारी के लिए तर्क बुद्धि एवं सद्गुण अपेक्षित है। सद्गुणों एवं तर्क बुद्धि के विकास के लिए अवकाश होना आवश्यक है। अवकाश तब मिलेगा जब कार्य करने के लिए दास होंगे। यह अवकाश का तात्पर्य है विश्राम, निद्रा, निठल्लापन, निष्क्रियता, मनोविनोद, रंगरेलिया आदि नहीं। तो यहाँ पर अवकाश का जो तात्पर्य है, ये विश्राम, निद्रा, निठल्लापन, निष्क्रियता, मनोविनोद या रंगरेलिया नहीं है, बल्कि आनंद, सुखानुभूति, तार्किकता, ज्ञान के लिए सक्रियता। अवकाश सत्कर्म और सद्गुणों यथा उदारता, विशाल हृदयता, साहस आदि उदात्त प्रवृत्तियों के विकास के लिए आवश्यक शर्त है। तो अवकाश कार्य से श्रेष्ठ है, ये क्यों बोलता है?
अरिस्टोटल कार्य से श्रेष्ठ है। हालांकि अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक बार और समझाता हूँ कि अवकाश कार्य से श्रेष्ठ क्यों है, और इसके माध्यम से जो अरिस्टोटल है वो दास्ता जो सिस्टम है या स्लेवरी जो सिस्टम है, स्लेवरी, उसको सही सिद्ध करता है। तो अवकाश, अवकाश इन द सेंस कि आप सत्कर्मी या सद्गुणी बनने के लिए अवकाश लें, अवकाश आप तर्क करने के लिए लें, है ना, आप सोचने के लिए, विचारने के लिए, है ना, पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है उसमें आप अपना जो है तो सर्वोत्तम देने के लिए अवकाश लें। और ये अवकाश आपको कब मिलेगा? जब आपके पास दास होंगे, है ना, जब आप अपने घर के कामों से मुक्त होंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि अरिस्टोटल स्त्रियों के जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या वो स्त्रियों को नागरिक ही नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसका मानना है कि स्त्रियां घर के कामकाज में इतना व्यस्त रहती हैं कि उनको सोचने का और तर्क करने का टाइम ही नहीं मिलता। जब उनको सोचने का, तर्क करने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर पाएंगी? इसलिए उनको वो नागरिक नहीं मानता है। इसी प्रकार वो नागरिक किनको मानता है? ऐसे व्यक्ति जिनके पास लेबर है, जिनके पास प्रॉपर्टी है। अब लेबर इन द सेंस कि जिनके पास दास है। अब दास क्यों जरूरी है? दास एक है ना, दास्ता या जो दास है उसको, दास्ता को बेसिकली अरिस्टोटल स्वाभाविक मानता है। क्यों? क्योंकि अगर दास होंगे आपके पास तो जो घर का काम है, छोटे मोटे काम है ना, आप उनको दे देंगे। इससे क्या होगा कि आपके पास जो हेडेक रहता है कि हमको खाना बनाना है, हमको ना पानी भरना है, तो इससे आप बच जाएंगे। इससे आप बच जाएंगे, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, है ना, पढ़ा तो पहले ही दिया है अरिस्टोटल ने कि एक व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए। चूंकि राज्य का निर्माण हो चुका है तो व्यक्ति पढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे खाली टाइम में, है ना, आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं तो आप खाली टाइम में तर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के, है ना, समस्याओं के बारे में जानेंगे, है ना। इससे ही क्या बनेगा? सामुदायिक बुद्धिमत्ता बनेगी, है ना, कलेक्टिव इंटेलेक्ट बनेगा। कलेक्टिव है ना बुद्धिमत्ता उसी को कहता है कि लोग आपस में जुड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेंगे। और ये कब कब कर पाएंगे लोग? जब उनके पास अवकाश होगा। इस सेंस में कहता है कि अवकाश कार्य से श्रेष्ठ है। अवकाश किसके लिए? मास्टर्स के लिए, ना कि स्लेव्स के लिए। ये बात भी याद रखिएगा कि अवकाश किसको चाहिए, किसको जरूरत है अवकाश को? स्त्रियों को जरूरत नहीं है। क्यों? बच्चों को जरूरत नहीं है, वृद्धों को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहे हैं। जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहे हैं तो वो उनको अवकाश की क्या जरूरत है? अवकाश की जरूरत है ऐसे प्रॉपर्टीड आदमी की, ऐसे इंटेलेक्चुअल आदमी की जिसके पास ये है ना, जिसको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना है, जिसको नए नए कंस्ट्रक्टिव विचार गढ़ने हैं, है ना, जिसको समाज के, देश के बारे में सोचना है, उसको दासों की जरूरत है। और आगे चल के हम लोग, जब हम लोग भी प्लेटो का दास्ता का समझेंगे तो इसको समझ लेंगे कि अरस्तु दास प्रथा का कट्टर समर्थक था। अरस्तु ने अपनी जो पुस्तक थी पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक में ही दास प्रथा का वर्णन किया है। और अरस्तु है ये प्राकृतिक असमानता का समर्थक। प्लेटो जो है तो सॉरी अरिस्टोटल ये प्राकृतिक असमानता का समर्थक है, अर्थात दास समाज नहीं बल्कि प्रकृति प्रदत्त है। तो बेसिकली अरिस्टोटल कहता है, अरिस्टोटल क्या कहता है कि जो असमानता है, जो असमानता है ये प्राकृतिक है। तो प्लेटो का मानना था कि प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक है असमान होना, ये प्राकृतिक है। कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई व्यक्ति छोटा होता है, कोई व्यक्ति है ना गोरा होता है, कोई काला होता है, तो ये असमानता ये नेचुरल है ना। और श्रेणीबद्धता भी नेचुरल है। श्रेणीबद्धता भी नेचुरल है। इसका मतलब क्या कि हर व्यक्ति की एक कैटेगरी होती है और हर व्यक्ति को, है ना, हर व्यक्ति की एक श्रेणी होती है कि है ना, कोई व्यक्ति मास्टर होता है ना, कोई व्यक्ति स्लेव होता है। तो हर व्यक्ति की श्रेणी होती है। तो मास्टर की जो श्रेणी है ये भी नेचुरल है और स्लेव की जो श्रेणी है वो भी नेचुरल है। कुछ लोग जन्म से ही मास्टर पैदा होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही स्लेव पैदा होते हैं। स्लेव बेसिकली वो कहता किन लोगों को है? ऐसे व्यक्ति जिनके पास विवेक शून्यता होती है, जिनके पास बुद्धिहीनता होती है, जिनमें शारीरिक बल तो होता है लेकिन मानसिक या विवेक नहीं होता है, तो और मालिक के पास बौद्धिक बल होता है। तो ये नेचुरल है ना। सम आर मेड स्लेव बाय नेचर एंड सम आर बॉर्न मास्टर। कुछ लोग जन्म से ही मास्टर या कि मालिक पैदा होते हैं, तो ये भी
नेचुरल है, यानी श्रेणीबद्धता भी नेचुरल है और असमानता भी नेचुरल है। आगे चलकर हम लोग रूसो के बारे में पढ़ेंगे। तो रूसो भी असमानता की 2 कैटेगरियां बताता है। असमानता की 2 कैटेगरियां बताता है। कौन-कौन सी? एक प्राकृतिक असमानता और दूसरी है सामाजिक असमानता। तो प्राकृतिक असमानता क्या है? आप लंबे हैं, छोटे हैं, काले हैं, मोटे हैं, ये प्रकृति है। आप लूले हैं, लंगड़े हैं, तो ये आपकी प्राकृतिक असमानता है। लेकिन स्त्री होना इन द सेंस कि अब अगर देखा जाए तो स्त्रियों की जो शारीरिक क्षमता होती है वो थोड़ा सा पुरुषों के हिसाब से तो है ना, कितना भी आप फेमिनिज्म का डंका बजा लें, लेकिन शारीरिक रूप से पुरुष तो ज्यादा ही शक्तिशाली होते हैं। तो ये है ना, स्त्री होना ये एक प्राकृतिक असमानता है। लेकिन जब आप इसको समाज में ले जाके और इसको दुर्बलता बना देते हैं ना, उसके माध्यम से आप एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं, है ना, एक धारणा बना लेते हैं कि आप चूंकि ये कमजोर हैं तो इन पर अन्याय भी होगा, चूंकि ये कमजोर हैं तो अब ये हमारे सबऑर्डिनेशन में रहेंगे, है ना, ये स्त्रियां हैं इसलिए यही है ना चूल्हा चौका करेंगी, या ये निजी क्षेत्र यानी जो है तो प्राइवेट स्फीयर संभालेंगी। तब ये सामाजिक असमानता बन जाती है। प्राकृतिक तो ठीक है, स्त्री होना या कि लूला लंगड़ा होना ये प्राकृतिक असमानता हो सकती है, लेकिन जब हम उसको लेके कैटेगराइजेशन कर देते हैं, जैसे भारत में क्या होता है, आप ST SC के है ना कास्ट में पैदा हो गए तो ये प्राकृतिक है ना, अब जो बना हुआ है सिस्टम तो वो प्राकृतिक है, लेकिन उसको लेके फिर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दें तो वो फिर सामाजिक असमानता के अंतर्गत आ जाता है। तो आगे चल के हम लोग रूसों में भी ये देखते हैं। तो यही है, आगे चल के इसमें हम पढ़ें कि इसलिए वह दासों व स्त्रियों को निम्न श्रेणी का मानता है। उसके अनुसार कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं तो कुछ लोग शासित होने के लिए पैदा होते हैं जन्म से ही, है ना। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे कि दास विवेक शून्य होता है, बुद्धिहीन होता है। दास प्रथा से दास व मालिक दोनों को फायदा होता है। अच्छा, ये कैसे? तो दास को श्रेष्ठ स्थितियां मिलती हैं, श्रेष्ठ स्थितियां मतलब अवकाश मिलता है ना, तर्क करने का, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने का। सॉरी, ये तो मालिक को मिलता है, मालिक को अवकाश मिलता है और दास को भी श्रेष्ठ स्थितियां मिलती हैं। श्रेष्ठ स्थितियां मिलती हैं इन द सेंस कि वो भी गुड मास्टर की कंपनी में रह के, है ना, अपने आप को निखार सकता है, गुड बना सकता है। और आगे चल के हम देखेंगे कि अरिस्टोटल ये भी कहता है कि इफ इन द कंपनी ऑफ गुड मास्टर अ स्लेव डेवलप गुड क्वालिटीज, है ना, अगर एक अच्छे मालिक की संगत में आके एक स्लेव अच्छी क्वालिटी डेवलप कर लेता है तो ये मास्टर की जिम्मेदारी होगी कि उसे मुक्त कर दिया जाए। तो ये एक इमेंसिपेटरी अप्रोच भी रखता है दासता के प्रति। कौन? अरिस्टोटल। फिर अरस्तु, कोई भी स्वभाव से अपना नहीं बल्कि दूसरे का है वह दास है। जो स्वभाव से अपना नहीं दूसरे का है वह दास है। अपना नहीं इन द सेंस कि जो अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, दूसरों पर निर्भर रहता है, वही दास है। फिर दासता का सिद्धांत 2 मान्यताओं पर आधारित है। पहला, गुणों में अंतर। तो मालिक में बुद्धि बल व तर्क बुद्धि होती है, जबकि दास में शारीरिक बल होता है व तर्क बुद्धि का अभाव होता है। और दूसरा है समाज का श्रेणीकरण यानी हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इसमें सभी वर्ग समान नहीं होते हैं। ऐसा हमने प्लेटो को भी देखा है कि कुछ लोग गोल्ड पैदा हुए, है ना, मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ कॉपर, मैन ऑफ सिल्वर। तो ये अरस्तु को विश्वास था कि दासता अस्थायी है, जब काम करने वाली मशीनें व औजारें आ जाएंगे तब वह समाप्त हो जाएगी। अरस्तु के यह विचार कि दासता के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, सद्गुण विकसित होने पर उसे दासता से मुक्ति दे दी जाए, को रास नामक विचारक ने क्रांतिकारी बताया। ये देखिए, कार्ल पॉपर अरस्तु के दासता संबंधी विचारों को रूढ़िवादी एवं प्रक्रियावादी मानते हैं। पॉपर के अनुसार अरस्तु के विचार सचमुच प्रक्रियावादी हैं। उन्हें बार बार इस सिद्धांत का विरोध करना पड़ता है। कि कोई भी व्यक्ति प्रकृति से जन्म से दास नहीं होता है। इसके अलावा वे स्वयं एथेंस के जनतंत्र में दासता विरोधी रुझानों को इंगित करते हैं। तो बेसिकली जो अरस्तु है वो पॉलिटी की बात करता है ना, रूल ऑफ मिडिल क्लास की बात करता है, और फिर वो दासता है ना को सपोर्ट करता है। थोड़ा सा ये विरोधाभास है। दूसरा, वो कहता है कि सभी व्यक्ति है ना जन्म से ही तार्किक होते हैं, तो फिर स्लेव कहे तार्किक नहीं रहे। तो यहाँ पर 2-3 चीजों में थोड़ा सा विरोधाभास है। इस चीज को कार्ल पॉपर इंगित करता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो
अरस्तु का दास है वो कार्य का उपकरण है, कार्य का उपकरण है, ना कि उत्पादन का उपकरण है। उत्पादन का उपकरण कौन था? याद करिए, सर्वहारा वर्ग, प्रोलेटेरिएट क्लास, सर्वहारा वर्ग। ये उत्पादन का उपकरण था जो कि कारखाने में काम करता है। जो अरस्तु का जो दास है ये कार्य का उपकरण है, छोटे मोटे काम कर देगा, पानी भर देगा, खाना बना देगा। ये जाके फैक्ट्री में काम नहीं करेगा ना, सारा दिन 24 घंटे या 18 घंटे है ना फैक्ट्री में जाके काम नहीं करेगा, है ना। ये आपके छोटे-मोटे काम कर देगा। तो ये कार्य का उपकरण है, ना कि उत्पादन का उपकरण। इसका तात्पर्य है कि दास घरेलू दास है ना, कारखाने का दास नहीं है। वह उतना ही उत्पादन करता है जितना गृहस्थी में आवश्यक हो। 10 किलो आटा पिसवाना है तो वो उतना ही जाके काम करेगा। फैक्ट्री की तरह नहीं कि चल रही है तो चलने दो 18 घंटे फैक्ट्री, नहीं। क्योंकि गृहस्थी का अस्तित्व कार्य के लिए होता है, उत्पादन के लिए नहीं। उत्पादन के लिए तो फैक्ट्री का मजदूर होता है, इसे कार्ल मार्क्स सर्वहारा कहता है। अरस्तु से पहले होमर ने दासता का समर्थन किया था, पर सोफिस्ट विचारक दासता के विरोधी थे। वे इसे प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक व परंपरागत मानते थे। अरस्तु दास की स्थिति स्वामी व पशु से भिन्न है। दास की स्थिति स्वामी व पशु से भिन्न है। विवेक न होने के कारण स्वामी से भिन्न है और विवेक को समझ सकने के कारण पशु से भिन्न। तो विवेक न होने के कारण इसकी स्थिति, दास की स्थिति स्वामी से भिन्न है, लेकिन विवेक को समझ सकने के कारण पशु से भिन्न है। विवेक कोई चीज होती है वो जानता है, मेरे पास नहीं है ना। विवेक कोई चीज होती है वो ये जानता है और वो मेरे पास नहीं है। वो ये जानता है कि विवेक मेरे पास नहीं, इसलिए वो पशु से भिन्न है। लेकिन उसके पास विवेक नहीं है इसलिए वो स्वामी से भिन्न है। याद रखिएगा, यही बात है। फिर दासता, तो दासता नेचुरल भी हो सकती है और लीगल भी हो सकती है। तो स्वाभाविक दासता, स्वाभाविक दास कौन होंगे? जो मंदबुद्धि है ना, अकुशल अयोग्य लोग स्वाभाविक दास होते हैं। और लीगल तो युद्धबंदी है ना, पीडब्ल्यूओस और कानूनी अवैधानिक दास, ये लीगल स्लेवरी के अंतर्गत आते हैं। स्वामी केवल दास का ही स्वामी नहीं बल्कि दास, जबकि दास केवल स्वामी का ही दास है। एक बात और है, स्वामी केवल दास का ही स्वामी नहीं है, मतलब एक स्वामी के अंतर्गत बहुत सारे दास हो सकते हैं, लेकिन एक दास के बहुत सारे स्वामी नहीं हो सकते हैं। दास केवल, अगर एक आपको स्वामी असाइन कर दिया गया तो वही स्वामी आपका जीवन से मरणोपरांत तक रहेगा, है ना। ये बात है इसका मतलब। फिर पारिवारिक संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक तो सजीव, जैसे दास हो गए, पशु हो गए, दूसरी निर्जीव, मकान, खेत, अचल संपत्ति आदि। इस प्रकार दास सजीव संपत्ति है, यानी एनिमेटेड प्रॉपर्टी है। फिर अरस्तु दास प्रथा का नैतिक, यानी दास को सद्गुण, स्वामी को अवकाश मिलता है और भौतिक उत्पादन में सहायक दो आधारों पर समर्थन करता है। तो अरस्तु दास प्रथा का नैतिक और भौतिक, नैतिक और भौतिक दो अर्थों में इसका समर्थन करता है। नैतिक क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि दास में सद्गुण डेवलप हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, जो मालिक है उसको भी जो टाइम मिल जाएगा अपने आप को डेवलप करने का, है ना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने का और एक नैतिक जीवन जीने का। तो ये नैतिक है। दूसरा भौतिक, भौतिक क्या है कि दास शारीरिक रूप से मजबूत है, दास शारीरिक रूप से मजबूत है। अब वो अगर हल चलाएगा कि जो भी करेगा तो उत्पादन ज्यादा हो सकता है ना, मालिक से तो अच्छा ही कर सकता है। तो ये बात भी है कि भौतिक उसका भी उपयोग है। अरस्तु के अनुसार हेलेनिक यानी यूनान अपने आप को हेलेनिक कहते थे, को उनकी श्रेष्ठता की वजह से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि हेलेनिक, यूनानी अपने आप को हेलेनिक कहते थे, उनको उनकी श्रेष्ठता की वजह से गुलाम नहीं बनाया जा सकता।